ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी तीसरी क्लास है बिजनेस राइटिंग की। पहली दो क्लासेस में हमने कुछ कंटेंट कवर किया था। पहली क्लास में हमने ये देखा था कि आपके पास जितने भी टाइप्स ऑफ बिजनेस राइटिंग होती है उसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मल लेटर विद और विदाउट लेटर हेड का फॉर्मेट क्या था ये हमने डिस्कस किया था। फिर हमने डिस्कस किया था कि मेमो, शॉर्ट रिपोर्ट, ऐसे का क्या फॉर्मेट होता है। फिर हमने ये देखा था कि प्रेसी की क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होती है। जो हमारी दूसरी क्लास हुई थी उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास डिफरेंट किस्म के लेटर्स आ रहे होते हैं तो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए आप लेटर कैसे लिखते हो। हमने एक लेटर देखा था, जॉब एप्लीकेशन लेटर, जिसमें हमने देखा था कि अगर आप अकाउंट्स कोऑर्डिनेटर की पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप किस तरीके से लेटर लिखोगे। उसमें फॉर्मेट हमारा सेम ही था। हमने पहले पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस लिखा था कि मैं किस पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहा हूं और मुझे किस न्यूज़पेपर से आपकी जॉब एप्लीकेशन, जॉब एडवर्टाइजमेंट मिली थी। फिर डिटेल में मैंने वो तमाम बातें लिखी थी जो कि एक एम्प्लॉय के अंदर होनी चाहिए। और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने उससे कहा था कि आप जो है वो मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लें। फिर जो दूसरा लेटर हमने देखा था वो हमने ये देखा था कि जोपैटो से आपने 2 पेयर्स ऑफ ट्रेनर्स मंगाए थे लेकिन वो टाइमली पहुंचे नहीं, तो अब आपको जो है वो पैसों का रिफंड चाहिए। इसके बाद हमने एक लेटर और देखा था कि जिसमें क्या हुआ था कि आप अपने दोस्त के लिए उसकी ऑफिस ओपनिंग पे एक चेयर ऑर्डर कर रहे थे, लेकिन जब वो चेयर आपके पास पहुंची तो वो खराब थी। तो अब आप चाह रहे हो कि आपको दूसरी चेयर मिल जाए ओपनिंग से पहले। उसके बाद हमने एक और लेटर सिर्फ देखा था, RNT वाला, कि एक ऑर्गेनाइजेशन है RNT और उसने क्या किया, कुछ वेस्ट मटेरियल जो है पानी में बहा दिया था, जिसकी वजह से पानी जो है वो कंटामिनेटेड हो गया था। और आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने आपके ऑर्गेनाइजेशन को बंद कर दिया था। तो अब आपने क्या करना है कि उनको रिक्वेस्ट करनी है कि आइंदा ये हरकत नहीं होगी और आप बाकी चीजों का ख्याल रखोगे। तो ये हमने कुछ लेटर्स देखे थे। तो अब हम पहले मेमो देख लेते हैं, सही है। मेमो का फॉर्मेट मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये आपके पास फॉर्मेट है। आपके पास सेंट आएगा, सेंट में आप डेट लिखोगे। फिर आपके पास फ्रॉम में सेंडर का नाम आएगा। फिर टू में रिसीवर का नाम आएगा। और सब्जेक्ट में आपके पास XYZ जो भी सब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हो, उसको बोल्ड करके लिख सकते हो, सही है। फिर सैल्यूटेशन में डियर मिस्टर, डियर मिस, डियर मिसेस, डियर सर, डियर मैडम, कुछ भी आप लिख सकते हो। मैंने आपको बता दिया था इसके रूल्स। पैराग्राफ 1 में आएगा रेफरेंस प्लस पर्पस, पैराग्राफ 2 में आएगा डिटेल्स, पैराग्राफ 3 में आएगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में योर्स सिंसेरली या काइंड काइंड रिगार्ड्स या योर्स ओबीडियंटली आएगा, डिपेंड करता है कि आप किसको लेटर लिख रहे हो। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो सिग्नेचर आ जाएगी, इसमें नेम, डेजिग्नेशन, कंपनी का नाम, कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह आ जाएगी, सही है। अब यहाँ पे आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आ रहा है, राइट अ सर्कुलर लेटर ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनीज मैनेजमेंट फॉर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। आपने एक सर्कुलर लिखना है कंपनी की मैनेजमेंट के बिहाफ पे कि आप इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना चाह रहे हो। आपको ये भी बताना है कि जो प्रोग्राम होगा उसकी डिटेल्स क्या है, जैसे कि आप फ्लैग को होइस्ट करोगे, आप जो है परचम लहराओगे। उसके बाद कुछ कल्चरल शोज होंगे, कुछ कल्चरल सॉन्ग्स होंगे जो कि कल्चरल कमेटी जो है वो अरेंज करेगी। फिर इसके अलावा जो है आपने क्या करना है, अवार्ड सेरेमनी रखनी है उन लोगों के लिए जिसकी पिछले साल आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस वगैरह रही है। उसके बाद रिफ्रेशमेंट होगा। ये आपके पास एक मेमो मौजूद है, सही है। अब ये जो मेमो आपके पास मौजूद है ना, इस मेमो में आपने एक वर्ड देखा, सर्कुलर। मैं थोड़ा सा सर्कुलर एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर मैं मेमो पे आता हूँ। सर्कुलर क्या होता है? सर्कुलर अलग से कुछ नहीं होता। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहे हो तो वो लेटर होगा। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो वो मेमो हो जाएगी। सर, कभी कभी मैं ऑर्गेनाइजेशन से बाहर कोई डॉक्यूमेंट भेज रहा होता हूं, मैं किसी एक बंदे को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को भेज रहा होता हूं। मैं मैसेज को एक ही लेटर भेज रहा हूं तो वो लेटर कहलाएगा सर्कुलर लेटर। इसी तरीके से कोई डॉक्यूमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में किसी एक बंदे को नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों को फॉरवर्ड कर रहा हूं तो वो कहलाएगा सर्कुलर मेमो। तो सर्कुलर अपने आप में कुछ नहीं होता। अगर लेट सपोज आप वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सर्कुलेट कर रहे हो तो आप मेमो स्टाइल में लिखोगे। अब अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के बाहर सर्कुलेट कर रहे हो तो आप लेटर स्टाइल में लिखोगे। लेट मी गिव यू अ कपल ऑफ एग्जांपल्स। भाई देखो, आप की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है यूफोन।
अब आपने अपने कस्टमर को लेटर भेजा कि भाई आप हमारे जो है ना बहुत वैल्यूएबल कस्टमर हो, तो हम जो है आपको एक डिस्काउंट दे रहे हैं अगले 4 महीने के लिए, कि आप जो भी खर्चा करोगे उस पर आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। तो आपने अपने कस्टमर को जो लेटर भेजा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा लेटर। लेकिन अगर आप यही हरकत अपने कोई लेट सपोज 5-10 हजार कस्टमर्स के साथ कर रहे हो, तो जो लेटर आपने भेजा वो कहलाएगा सर्कुलर लेटर, क्योंकि आप वो सर्कुलेट कर रहे हो। सिमिलरली मेमो की बात करें तो एक बॉस ने अपने एक एम्प्लॉय को ईमेल कर दी और कहा कि यार तुमने जो है वो अब डेली बेसिस पे सुबह 9 बजे से 6 बजे तक आना है, पहले जो तुम्हारी टाइमिंग्स थी वो 10 से 6 थी, अब हमने तुम्हारा 1 घंटा बढ़ा दिया। तो ये क्या कहलाएगा, मेमो। लेकिन अगर बॉस वही ईमेल तमाम एम्प्लॉयज को कर दे तो वो मेमो कौन सा कहलाएगा, सर्कुलर मेमो कहलाएगा। तो सर्कुलर अपने आप में कुछ नहीं होता, सर्कुलर का अपना फॉर्मेट नहीं होता। सर्कुलर ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रहा है तो लेटर की शक्ल ले लेगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है तो मेमो की शक्ल ले लेगा। तो मैंने आपको लेटर का फॉर्मेट भी बताया हुआ है, मैंने आपको मेमो का फॉर्मेट भी बताया हुआ है। बस ये है कि अगर वही वही लेटर जो है वो बहुत सारे लोगों को जा रहा है तो कहलाएगा सर्कुलर लेटर, और अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोगों को जा रहा है तो वही मेमो कहलाएगा सर्कुलर मेमो। आई होप ये बात समझ आ गई हो। तो यहाँ पे लिखा ना राइट अ सर्कुलर, तो तुमने सर्कुलर तो लिखना है लेकिन वो किस फॉर्मेट में जाएगा, वो जाएगा मेमोरेंडम के फॉर्मेट में। आई होप ये बात समझ आ गई हो। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। सही है, ये आपके पास जो है पहला सर्कुलर या फिर मेमो मौजूद है। लिखा हुआ है, डेट में लिखा हुआ है 2 अगस्त 2023। ये मैंने तब लिखा था तो उसकी डेट डाली हुई है। अच्छा सर, आपने यहाँ पे सेंट क्यों नहीं लिखा, यहाँ पे आपने डेट क्यों लिखा है? मैंने आपको बता दिया था कि आप सेंट भी लिख सकते हो, आप डेट भी लिख सकते हो। सही है। फिर उसके बाद आपके पास आएगा फ्रॉम। अब ये किसकी तरफ से, मैनेजमेंट की तरफ से। लिखा हुआ था ना पीछे कि आपने लेटर लिखना है और आपने जो है सर्कुलर लिखना है ऑन बिहाफ ऑफ द मैनेजमेंट। तो यहाँ पे फ्रॉम में क्या आ गया, द मैनेजमेंट आ गया। सही है। टू में क्या आ जाएगा, ऑल एम्प्लॉयज, क्योंकि ये सर्कुलर है तो ये हर एम्प्लॉय को जा रहा है। सही है। सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन, क्योंकि यहाँ पे पर्पस जो है वो ये है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के साथ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना। आप ये भी कर सकते हो, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन प्लस या एंड इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन एंड अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, आप ये भी कर सकते हो। तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है। अब मैंने लिखा डेयर ऑल, और जो है ना वो लगा दिया, कॉमा लगा दिया। आप कर सकते हो डेयर ऑल कर सकते हो, डेयर एम्प्लॉइज कर सकते हो, हेलो एवरीवन कर सकते हो, डेयर टीम कर सकते हो, हेलो टीम कर सकते हो। मैंने आपको बताया था कि मेमो थोड़ा सा जो है कैजुअल स्टाइल में चले जाता है, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, वी आर प्लीज टू अनाउंस that the company's management has organized the Independence Day celebration on 14th of this month. The purpose is to commemorate our country's independence and to recognize the outstanding performance of some kind of employees. सही है। अब मुझे बताओ इसमें से रेफरेंस क्या है और पर्पस क्या है। अच्छा, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जिनको आवाज का इश्यू हो रहा है? ये दो लाइंस पढ़ो और बताओ इसमें रेफरेंस क्या और पर्पस क्या है, और मुझे ये आंसर कर दो कि किनको आवाज का इश्यू हो रहा है। क्लियर है ना? तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब आवाज अगर क्लियर है, अगर कुछ बच्चों को इश्यू हो रहा है तो फिर मेरे ख्याल से जो है उनके इंटरनेट का इश्यू हो सकता है। सही है। तो यहाँ पे जो है मुझे बता दो कि रेफरेंस क्या और पर्पस क्या है। जजाकल्ला दोस्तों। स्टार्ट रेफरेंस है, वी आर प्लीज टू अनाउंस दैट द कंपनीज मैनेजमेंट हैज ऑर्गेनाइज्ड द इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन ऑन 14th ऑफ दिस मंथ। स्पॉट ऑन, बिल्कुल सही है, बेहतरीन हो गया। पहली लाइन जो है वो रेफरेंस है और दूसरी लाइन जो है पर्पस है, और मजे की बात लिखा हुआ भी, द पर्पस इज टू कमेमोरेट। सही है। तो यहाँ पे रेफरेंस हो गया, पर्पस हो गया। आप लिटरली हर मेमो पे, हर हर लेटर पे आप क्या कर सकते हो, रेफरेंस प्लस पर्पस बना सकते हो। तो यहाँ पे आ गया रेफरेंस प्लस पर्पस। दूसरे पैराग्राफ में डिटेल होगी, तो डिटेल देख लेते हैं। द सेलिब्रेशंस विल इंक्लूड होइस्टिंग द नेशनल फ्लैग, कि यहाँ पे सेलिब्रेशन में हम सबसे पहले जो है नेशनल फ्लैग को होइस्ट करेंगे, लहराएंगे। फिर उसके बाद हमारे कुछ सॉन्ग्स होंगे, फिर कल्चरल शोज होंगे जो कि कल्चरल कमेटी ने ऑर्गेनाइज किए हैं। We will also hold an award ceremony to recognize and appreciate the outstanding performance of a few employees during the past years. क्या हम क्या करेंगे कि पिछले साल या इस साल जो भी हमारी परफॉर्मेंस रही है एम्प्लॉयज की, तो हम उनको अकॉर्डिंगली अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उसके बाद होगा खापा। रिफ्रेशमेंट विल बी सर्व्ड आफ्टर द प्रोग्राम। यहाँ पे मैंने डिटेल्स बता दी। सही है सर, ये वही डिटेल्स हैं जो पीछे दी गई थी, देख लें आप।
ये वही डिटेल्स है जो पीछे दी गई थी। आप इसमें से थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो, चार चीजें ऐड कर सकते हो, डेट टाइम डाल सकते हो, थोड़ा सा ड्यूरेशन वगैरह बता सकते हो, लेकिन अगर नहीं भी करे तो फर्क नहीं पड़ता। फिर अगली आखिरी लाइन में क्या होगा, जो आखिरी पैराग्राफ होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। अब मैं रिसीवर से क्या चाहता हूँ, एम्प्लॉय से क्या चाहता हूँ, वी होप टू सी एवरीवन पार्टिसिपेट इन द इवेंट। हम चाहते हैं कि तमाम पार्टिसिपेंट, सॉरी, तमाम एम्प्लॉयज इवेंट में पार्टिसिपेट करें और फेस्टिविटीज को एंजॉय करें। और मैं क्या चाहता हूं, हम चाहते हैं कि भाई आप इस बार का इंडिपेंडेंस डे हमारे साथ सेलिब्रेट करें, ताकि हमारी बॉन्डिंग, हमारी रेपॉर अच्छी हो जाए। और मैंने कह दिया हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सही है। योर सिंसेरली, और नाम लिख दिया जॉन डो, क्योंकि मुझे लगा कि भाई मेरा नाम मुझे नहीं पता, तो फिर मैंने जॉन डो लिख दिया। मैं चाहूँ तो ओवेस भी लिख सकता था। और यहाँ पे मैंने लिखा है मैनेजमेंट के बिहाफ पे, तो मैं हूँ असिस्टेंट टू सीईओ, मैं डायरेक्टली सीईओ नहीं हूँ। सही है। हाँ, जॉन वेग अभी आएगा, जॉन सीना, जॉन वेग। सही है। तो ये आपके पास एक मेमो हो गया। इसका थोड़ा सा दूसरा वर्जन ये रहा। अब देखें, इसमें फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन और रेफरेंस प्लस पर्पस सेम है। इसमें आपके पास ये जो डिटेल वाला है, इसको मैंने क्या किया, बुलेट पॉइंट में कर दिया। सही है। देख लो जरा, रीड कर लो इसमें, अगर तुम्हें कोई बात समझ नहीं आ रही। मैंने इसको प्रोग्राम आइटिनरी में कन्वर्ट कर दिया। प्रोग्राम आइटिनरी क्या होता है, इसमें आपके पास पूरा शेड्यूल बना होता है कि कब से कब चीजें शुरू होंगी। जैसे वो शादियों में लिखते हैं ना कि खाना जो है वो 9 बजे खुल जाएगा, वो खुलता है 11:55 पर है। तो वो आइटिनरी होती है कि भाई कब जो है ना एंट्री होगी, कब खाना खुलेगा, कब रुखसती होगी। तो वो क्या होती है, प्रोग्राम आइटिनरी होती है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास कि भाई लोग आएंगे और रजिस्टर कर लेंगे 8:30 से 9। सही है। 9 से 9:30 क्या होगा, नेशनल फ्लैग को लहराया जाएगा। फिर क्या है, 9:30 से 10:30 तक सॉन्ग्स और कल्चरल शोज होंगे। 10:30 से 11 जो है अवार्ड सेरेमनी होगी। 11 से 11:30 रिफ्रेशमेंट होगी। 11:30 पे प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। बिल्कुल दोनों तरीके से कर सकते हैं, तभी मैंने क्या किया कि इसको इस तरीके से लिखा है। मेमो में सब्जेक्ट बोल्ड प्लस इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं। देखो, मैंने आपसे क्या कहा था कि अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो आप बोल्ड कर सकते हो, और अगर आप पीस ऑफ पेपर पे लिख रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हो। तभी मैंने यहाँ पे दो तरीके से लिखा हुआ है। सर अगर मैं कंप्यूटर पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूंगा तो क्या मुझे गुनाह मिलेगा? नहीं। अर्जुमन कह रहे हैं सीसीसी, सीसी नेसेसरी नहीं है। यार देखो अर्जुमन, मैं ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि तुम सीसी लिखो, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में 99% कम्युनिकेशन जो है वो ईमेल पर होती है, राइट। बट अगर आप ईमेल नहीं कर रहे, पीस ऑफ पेपर पे लिख रहे हो, तो यू डोंट हैव टू राइट सीसी। सही है। बाकी फॉर्मेट्स में होता है। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकियों का फॉर्मेट गलत है। सही है। लेकिन यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूंगा कि जो चीज आपको ईमेल और मेमो के अंदर फंसा दे वो ना लिखो। सही है। जो आपको ईमेल और मेमो में फंसा दे वो ना लिखो। सही है। ये रहा आपके पास स्ट्रक्चर हसन। मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया, ये रहा स्ट्रक्चर आपके पास, देख लो। सेंट, फ्रॉम, टू, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। पैराग्राफ 1 में आएगा रेफरेंस प्लस पर्पस, पैराग्राफ में 2 आएगा डिटेल्स, पैराग्राफ 3 में आएगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। जी अलीज, इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। पिछली 2 क्लास की रिकॉर्डिंग में मैंने आपको अभी ग्रुप पे भेज दिया, तमाम ग्रुप्स में भेज दी है। A&IT वाले ग्रुप में भी भेज दी है, जो है CA के ग्रुप में भी भेज दिए, जितने भी हमारे ग्रुप्स बने हैं सब में भेज दिए। ठीक है, ये आपके पास फॉर्मेट हो गया। सही है। अब एक और मेमो देख लेते हैं। राइट अ मेमोरेंडम टू ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम HR मैनेजर। आपको क्या लगता है क्या आएगा पेपर में? देखो यार मैं बताऊं, पेपर में जो चीज कंफर्म्ड आती है वो कंफर्म्ड आती है। आपके पास जो है वो ऐसे आएगा, कंफर्म्ड आएगा। सही है। आपके पास जो है प्रेसी कंफर्म्ड आएगी। आपके पास कॉम्प्रिहेंशन कंफर्म्ड आएगा। ऐसे लेटर और मेमो में कोई एक चीज आती है। सही है। लेटर और मेमो में कोई एक चीज आती है। तो दोनों कर लो, दोनों ही आसान है, जो भी आ जाए लिख लेना। सही है। रिपोर्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, रिपोर्ट आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन यार अगर जब तुम्हें मेमो आ गई ना तो रिपोर्ट लिखने में इतना मसला नहीं होगा। सही है। Write a memorandum to all employees. Write a letter to all employees. Sorry, write a memorandum to all employees from HR manager announcing change in schedule of interdepartmental meeting. आपने मेमोरेंडम लिखना है तमाम एम्प्लॉयज को। सर अब देखें यहाँ पे इन्होंने सर्कुलर का वर्ड यूज नहीं किया, क्यों? क्योंकि जो मेमोरेंडम है वही सर्कुलर है और सर्कुलर वही मेमोरेंडम है। क्यों? क्योंकि ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हो रही है। अगर ये कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होती तो सर्कुलर मेमोरेंडम नहीं रहता, बल्कि सर्कुलर क्या बन जाता, सर्कुलर बन जाता आपका जो है वो सर्कुलर क्या बन जाता, आपका लेटर बन जाता। सही है। तो इंटरनल है तो मेमोरेंडम, एक्सटर्नल है तो लेटर। राइट अ मेमोरेंडम टू ऑल एम्प्लॉइज फ्रॉम HR मैनेजर अनाउंसिंग चेंज इन द शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग।
अब यहाँ पे आपके पास ये मेमोरेंडम लिखा हुआ है, सही है। डेट में जो डेट मैंने उस वक्त डाली थी, आप एग्जामिनेशन हॉल की डेट डाल देना। से फ्रॉम एचआर मैनेजर आ गया, टू में ऑल एम्प्लॉयज आ गया, सब्जेक्ट में आ जाएगा चेंज इन शेड्यूल ऑफ इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग। अब यहाँ पे मैंने हेलो एवरीवन लिख दिया है। आप लिख सकते हो डेयर टीम, डेयर ऑल, सही है। या फिर आप लिख सकते हो कि डेयर एम्प्लॉयज, कुछ भी लिख सकते हो। रेफरेंस प्लस पर्पस ढूंढते हैं। आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द शेड्यूल ऑफ द अपकमिंग इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग हैज बीन चेंज्ड, सही है। द मीटिंग प्रीवियसली शेड्यूल्ड फॉर May 1st हैज बीन रीशेड्यूल्ड टू May 3rd ड्यू टू द डिले इन द फ्लाइट ऑफ आवर सीईओ। जी बताएं, क्या रेफरेंस है, क्या पर्पस है? क्या रेफरेंस है, क्या पर्पस है, बताओ। अच्छा, A&IT वाले स्टूडेंट्स, ये आपका मेमो पेपर में आएगा, ये वाला मेमो आपका पेपर में आएगा, याद रखिएगा, सही है। स्टार्ट वाला पर्पस है और फिर रेफरेंस है, बिल्कुल सही हो गया। आपके पास जो है लिखा हुआ है कि आई एम राइटिंग टू इन्फॉर्म यू दैट द शेड्यूल ऑफ द अपकमिंग डिपार्टमेंटल मीटिंग हैज बीन चेंज्ड। कि यहाँ पे मैं उनको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ये मेरा पर्पस है इस मेमो का, कि भाई तुम्हारी इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग जो है वो चेंज हो गई है, सही है। और फिर मैंने रेफरेंस दिया है कि वो मीटिंग कब होनी थी, 1 मई को होनी थी, अब वो 3 मई को हो रही है। फिर उसके बाद डिटेल है, द वेन्यू एंड टाइम ऑफ द मीटिंग विल रिमेन द सेम। क्योंकि लोग पूछ सकते हैं, एम्प्लॉयज पूछ सकते हैं कि भाई क्या वेन्यू सेम होगा, क्या टाइम सेम होगा। भाई मुझे बताना था कि भाई हमने सिर्फ डेट चेंज की है, सही है। हमने सिर्फ डेट चेंज की है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो मैंने बता दिया वेन्यू और जो आपके पास टाइम है वो सेम होगा, सही है। और फिर मैंने बता दिया कॉन्फ्रेंस रूम में ही होगी, जो कि सेकंड फ्लोर पर है, और वो सुबह 10 बजे ही होगी। फिर मैंने अपोलोजाइज भी कर लिया फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में कि अगर आपका कोई सवाल है, कोई कंसर्न है, तो हमें कांटेक्ट कर लो। बस ये मैंने फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में उसको बता दिया, अगर कोई मसला है तो बता दो। सर क्वेश्चन में रीजन तो बताया नहीं होता तो हम मैंने आपको बताया ना, जो पिछली क्लास हमने की थी उसमें हमने रीजंस खुद से अज्यूम किए थे, राइट। अब रीजंस तो आप अज्यूम करोगे, वरना लेटर कैसे लिखोगे। अच्छा मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी, असल में मैं डाटा से कनेक्टेड हूँ, और जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे असल में कॉल वगैरह कर रहे थे, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया भी कॉल नहीं करे। मैं डाटा से कनेक्टेड हूँ, तो क्लास जो है उसमें इंटरनेट थोड़ा सा इशू आ जाता है। अब हमारे पास अगला मेमो क्या आ रहा है, अगला मेमो रीड कर लेते हैं। यू आर द HR मैनेजर ऑफ आयरीन इनकॉर्पोरेशन, अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। आप HR मैनेजर हो आयरीन इनकॉर्पोरेशन के, जो कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। आपका एक और रोल है कंपनी के अंदर कि आप डायरेक्टर ऑफ इवेंट्स हो। आपके पास एक कॉम्पिटेंट टीम ऑफ एम्प्लॉयज है, जिसमें क्या होता है कि वो डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपके साथ मिलके इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे होते हैं, सही है। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, इस मंथ के एंड में आपने एनुअल डिनर 2023 ऑर्गेनाइज करना है। तो यहाँ पे सर्कुलर लिखना है। अभी सर्कुलर क्या होगा, ये मेमो होगा, क्योंकि ये इंटरनल है। अगर ये एक्सटर्नल होता है तो ये सर्कुलर लेटर बन जाता। आपने अनाउंसमेंट के थ्रू इनविटेशन एक्सटेंड करना है तमाम एम्प्लॉयज को, सही है। तो ये आपके पास एक और मेमो है। अब तक हम 2 मेमो कर चुके हैं, ये तीसरा मेमो है, सही है। आपको ये पढ़ के समझ आ गया क्या रिक्वायरमेंट है। भाई हमारा एनुअल डिनर 2023 हो रहा है,
और 2023 का एनुअल डिनर है, तो हम लोगों ने क्या करना है कि सबको इनवाइट करना है, सही है। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोट की, एनुअल डिनर 2023 है, तो डेट में आपने जो मंथ अज्यूम करना है ना, वो जो ईयर अज्यूम करना है 2023 होना चाहिए, 2025 नहीं होना चाहिए, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पे इन्होंने डेट नहीं दी, लेकिन साल तो बता दिया ना, तो साल अकॉर्डिंगली करना है। अब मैंने अज्यूम किया कि भाई अब जब ये लिखा जा रहा होगा तो एनुअल डिनर जो है वो शायद दिसंबर के एंड में होगा। तो मैंने कहा कि कम से कम उससे 20-25 दिन पहले मैं ये मेमो लिखूँ ना, तो मैंने 1 दिसंबर 2023 कर लिया, सही है। फ्रॉम किसने लिखा है, एचआर मैनेजर, उसका नाम है मिस्टर एबीसी। और टू में लिख दिया ऑल एम्प्लॉइज इन्विटेशन टू एनुअल डिनर 2023 एट आयरीन इनकॉर्पोरेशन, सही है। अब इसमें पहले पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस ढूंढो। जी, पहले पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस ढूंढो। पहले पैराग्राफ में रेफरेंस प्लस पर्पस। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल जबरदस्त। ये हम बता रहे हैं कि 26 दिसंबर को 7 बजे ग्रैंड बॉल रूम रॉयल पैलेस में क्या हो रहा है, आपके पास इवेंट हो रहा है। और फिर दूसरे पैराग्राफ, दूसरे जो है मैं सेंटेंस में बता रहा हूं कि आप सबको इनवाइट किया जा रहा है कि आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। तो पहला वाला है रेफरेंस, दूसरा है पर्पस। इट्स टाइम टू सेलिब्रेट टुगेदर एंड हैव फन। अब सेलिब्रेट करने का वक्त है, फन करने का वक्त है, अच्छा खाना होगा, चीजें करने के लिए होगी, बहुत सारे अच्छे मोमेंट्स होंगे, सही है। यहाँ पे हम लोगों ने इनफॉर्मल अवार्ड सेरेमनी भी करनी है, आपकी आपकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, सही है, कि आपने ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा काम वगैरह किया है। ये डिटेल्स हो गई। और फिर उसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में मैंने बता दिया कि आप वेट करो हमारी अगली अनाउंसमेंट का, सही है, कि आपको इनविटेशन आ जाएगा अगले कुछ दिनों के अंदर, सही है। अब मैं चाहता तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता था, इवेंट के लिए इनवाइट कर सकता था। यहाँ पे मैंने क्या किया कि एक तरीके से हिंट छोड़ दी कि आपको बाकी सारी चीजें बताई जाएगी, तभी मैंने डिटेल में कुछ नहीं लिखा। आप इसको इस पर्सपेक्टिव से भी लिख सकते थे, जैसे मैं आपको बताऊं, आप लिख सकते थे शुरू में कि भाई हम 26 दिसंबर 7 बजे बॉल रूम, ग्रैंड बॉल रूम रॉयल पैलेस में हम लोग इवेंट कर रहे हैं। और मैं इसमें लिख देता कि द पर्पस ऑफ राइटिंग दिस मेमो इज टू इनवाइट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इवेंट। मैं सीधा सीधा इनवाइट मारता पर्पस में, और फिर इसमें डिटेल में यहाँ लिखता कि भाई आप वो ना आइटनरी लिख देता, ठीक है। मैं आइटनरी में क्या लिख देता कि भाई हमारे जो ना इतने बजे अराइवल होगा, इतने बजे जो है हम लोग इवेंट करेंगे, इतने बजे हम लोग ये इवेंट के अंदर जो सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे, इतने बजे खाना होगा, इतने बजे अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी, और इतने बजे क्या होगा कि जो है वो डिपार्चर टाइम होगा। तो ये सारी चीजें मैं वहां पे लिख सकता था। तो यहाँ पे मैंने उसको अलग पर्सपेक्टिव में लिखा है, आप लोग उसको अलग पर्सपेक्टिव में भी लिख सकते हो, सही है। अब देख रहे हो आपको फॉर्मेट कितना इजी हो गया। कहीं पे हेलो टीम चल रहा है, कहीं पे आपके पास जो है हेलो एवरीवन चल रहा है, कहीं पे आपके पास डेयर एम्प्लॉइज चल रहा है, कहीं आपके पास डेयर ऑल चल रहा है, सही है। कहीं पे रिगार्ड्स है, कहीं पे सिंसेरली है, कहीं पे बेस्ट रिगार्ड है, कहीं पे वार्म विशेस है। तो ये क्या है, ये आप इसमें कर सकते हो, इतना मसला नहीं है। शुरू में आपको आपको जो फॉर्मेट बताने के बाद ये बताना था कि आप थोड़ा सा कैजुअल जा सकते हो, बट फॉर्मेट माइंड में होगा तो चीजें आसान रहेगी, सही है। तो ये हमारे मेमो कंप्लीट हो चुके हैं। किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, फिर मैं आगे की तरफ चलता हूँ। जी, मेमो मैं आपको बता चुका 4। अब चलते हैं उस हैंडआउट की तरफ जिसमें मैंने अभी काम शुरू किया है। अब्दुल अजीज कह रहे हैं कि सर इसमें जो पेपर में आएगा वो प्लीज दोबारा बता दीजिएगा। अब्दुल अजीज, वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, बेफिक्र हो जाओ, सही है। वो हैंडआउट तो मुझे वैसे भी देना ही है ना, टेंशन क्या है, सही है। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। अब हमने मेमो देख लिए, अब मैं आ रहा हूं ऐसे की तरफ, सही है। ये वो पहला हैंडआउट है जो मुझे आपका कंप्लीट करके देना था। ये हैंडआउट आपके सामने शेयर हो रहा है, काइंडली कंफर्म कर दें, सही है। एहतशाम कह रहे हैं सर एक लास्ट बताइएगा, फर्स्ट रेफरेंस हो सेकंड पर्पस। देखो ऐसा नहीं है, रेफरेंस प्लस पर्पस भी हो सकता है, पर्पस प्लस रेफरेंस भी हो सकता है, ए प्लस बी, बी प्लस ए, दोनों बराबर होते हैं, सही है। आप चाहो तो पहले पर्पस लिख दो बाद में रेफरेंस लिख दो, या आप पहले पर्पस लिख दो बाद में रेफरेंस लिख दो, आपकी मर्जी है, कोई मसला नहीं होता उसमें, ठीक है। अब ये ऐसे है, सही है।
A&IT वाले स्टूडेंट्स, ये वाला ऐसे आपके पेपर में आएगा, सही है। तो ये वो पहला हैंडआउट है जो मैं आपको दूंगा। इस हैंडआउट में जो ऐसे है, जो लेटर है, जो मेमो है, इसी इसी हैंडआउट में वो वाला मेमो आ जाएगा जो अभी मैं आपको पढ़ा रहा था ना। वो वाला इंटर डिपार्टमेंटल मीटिंग का शेड्यूल चेंज हो गया है, वो इसी हैंडआउट में आपको मिल जाएगा। तो ये वाला हैंडआउट मैं भी आपको इंशाल्लाह भी थोड़ी देर में प्रोवाइड कर दूंगा, सही हो गया। तो ये ऐसे आपके पास आएगा। तो इसको जरा सही से पढ़ लीजिएगा। और सीए के जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट एसेज हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ग्लोबलाइजेशन हो गया, अर्बनाइजेशन हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट हो गया, सही है, या फिर इसके अलावा चाइल्ड लेबर हो गया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। तो मैं इंशाल्लाह जो है वो आपको सारे ऐसे पढ़ाऊंगा। आज मैंने A&IT को इसलिए शामिल किया है कि उनका पेपर जो है वो अनकरीब आने वाला है। तो उनकी आज क्लास हो जाएगी, तो सीए वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं तो उसमें हम और भी लेटर्स और ऐसे ही पढ़ेंगे, सही है। ये जो मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ ये थोड़ी सी क्लास A&IT सेंट्रिक है, और जो सीए की क्लास साइड बाय साइड चल रही है। और उसके बाद जो आगे की क्लासेस होंगी उसमें हम सिर्फ जो है ना बहुत सारे ऐसे लेटर वगैरह पढ़ेंगे, सही है। अरे तो अर्जुमन, तो ये तुम्हारा भी तो इम्पोर्टेंट है, अल्लाह के बंदे, सही है। अब सबसे पहला ऐसे आ रहा है हमारे पास ग्लोबलाइजेशन। ये सीए का एक फेवरेट टॉपिक है अक्सर, सॉरी ग्लोबल वार्मिंग सीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पे अक्सर और बेशतर जो ना ऐसे आ रहा होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो ऐसे का फॉर्मेट होता है उसमें आपके पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने लिखनी होती है, सही है। उसके 3 कॉजेज और उनके 3 इफेक्ट्स लिखने होते हैं। तो ये देखें आपके पास यहां से लेके यहां तक क्या ये फॉर्मेट है, यहां से लेके यहां तक आपके पास फॉर्मेट है। जरा इसको रीड करें, इसको जरा समझने की कोशिश करें, सही है। तो जरा समझने की कोशिश करें, आपको फायदा हो जाएगा। बात करें सर, प्लीज टेल मी हाउ टू नो कि पर्पस कौन सा होगा, रेफरेंस कौन सा होगा, कोई हिंट हो जाए कि पर्पस। फहद, आई बिलीव दिस इज योर फर्स्ट क्लास, राइट। तुम इंशाल्लाह जब रिकॉर्डिंग देखोगे ना तो तुम्हें इसका आइडिया हो जाएगा। और चलो, रिकॉर्डिंग भी देखने की जरूरत नहीं है, मैं क्लास के एंड में रिपीट करूंगा कि रेफरेंस और पर्पस किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, सही है। आप लोग जरा ये पढ़ो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो, कॉज इफेक्ट 1, कॉज इफेक्ट 2, कॉज इफेक्ट 3 पढ़ो, सही है। ये तुम्हारी प्लानिंग का पार्ट है, बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एक्चुअल ऐसे देखो, ये रहा एक्चुअल, ऐसे ये है, ये तुम्हें लिखना है एक्चुअल। सर कितने वर्ड्स का होना चाहिए, 150 वर्ड्स का, गिन लो कितने वर्ड्स हैं। कितने वर्ड्स बन रहे हैं, 149। ये 149 आपके पास वर्ड्स बन रहे हैं। आपके पास 150 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए। ये प्लानिंग देखो, प्लानिंग क्या हुई भी पहले, तो जरा देखो फिर इस पे बात करते हैं जरा। अच्छा, यहाँ पे ना मैं आपको प्लानिंग समझाऊं कैसे करते हैं। सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो आपका टॉपिक है वो प्रॉब्लम है या अपॉर्चुनिटी है। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि 100% प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो 100% अपॉर्चुनिटीज होती हैं। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपने आप में ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक प्रॉब्लम है, वो कभी भी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती। हाँ, कुछ इविल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके लिए ग्लोबल वार्मिंग एक अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन इंसानियत के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग है वो एक प्रॉब्लम, सही है। तो जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उसके पीछे कुछ कॉजेज होते हैं। प्रॉब्लम के पीछे कॉजेज होते हैं, 1 2 3 4 5। वो कॉजेज क्या करते हैं, प्रॉब्लम को फ्यूल कर रहे होते हैं, और उस प्रॉब्लम के बाद क्या होते हैं, कुछ इफेक्ट्स नजर आ रहे होते हैं। अब लेट मी टेल यू यहाँ पे क्या हुआ है। भाई देखो, ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, सही है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग खुद से तो नहीं हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूटर कौन है, एक कॉज क्या है, डिफॉरेस्टेशन। कि भाई हम बैठ के मजे मजे से दरख्त काटे जा रहे हैं कि यार यहाँ तो मुझे बिल्डिंग लगानी है, यहाँ तो मुझे होटल बनाना है, यहाँ तो मुझे रेस्टोरेंट बनाना है, यहाँ तो मुझे एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, दरख्त उड़ाया जा रहा हूँ। तो ये जो क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा ग्लोबल वार्मिंग में।
अब जब इसने ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर दिया तो क्या होगा कि उसके इफेक्ट नजर आना शुरू होंगे। इफेक्ट क्या नजर आएंगे कि जो दरख्त हैं वो क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को वो करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। सही है। तो आपके पास दरख्त होने की वजह से कार्बन की एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो पहला कॉज क्या था, दरख्त उड़ा दिए, उसका इफेक्ट क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। लेकिन बीच में प्रॉब्लम क्या बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग। सही है, आई होप समझ आ गया हो। इसको अगर मुझे समझाना हो तो मैं तुम्हें एक तरीके से समझा देता हूँ, जो अगर मुझे मौका मिलता है। मुझे 1 मिनट देना। सही है, ये आपके पास जो है ना मौजूद है ये, और मैं यहाँ पे एनोट करना चाहूंगा। सही है, जैसे आपके पास जो है ना एक जो है ये प्रॉब्लम है, सर ये आपके पास एक कॉज है, और ये दूसरा कॉज है, और ये तीसरा कॉज है। सही है। ये क्या कर रहा है, ये प्रॉब्लम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। भाई ये कॉज वन है, इसमें ये प्रॉब्लम है। सही है, इसकी वजह से इफेक्ट वन ये नजर आया। सही है। ये भाई डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और इफेक्ट क्या नजर आ रहा है कि आपके एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया। दूसरा क्या है कि आप जो है वो क्या कर रहे हो कि आप इंडस्ट्रियल गैसेस को एमिट कर रहे हो, ग्रीन हाउस गैसेस को एमिट कर रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपके पास टेम्परेचर बढ़ रहा है। सही है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग में कंट्रीब्यूट कर रहा है। फिर इसके अलावा आप जो है ना वो क्या कर रहे हो कि लेट सपोज फ्यूल वगैरह जो है वो बर्न कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को बर्न कर रहे हो। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि इफेक्ट नजर ये आ रहा है कि आपके पास जो है वो ब्रीदेबल एयर वगैरह नहीं बची है। तो ये क्या है, आपके पास कॉस वन है, कॉस टू है, कॉस थ्री है। उसकी वजह से ये जो ग्लोबल वार्मिंग नाम की प्रॉब्लम है वो बढ़ रही है, और इफेक्ट आपको ये नजर आ रहे हैं। तो ये जो है बेसिकली एक तरीका मैंने आपको बताया कि कॉज और इफेक्ट का रिलेशन किस तरीके से बन रहा होता है। ओहो ये तो रह ही गया, चलो एक काम करता हूँ, वापस स्क्रीन शेयर करता हूँ। सही। सही। तो यहाँ पे आपके पास पहला कॉज ये था, आप डिफॉरेस्टेशन कर रहे हो, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। दूसरा प्रॉब्लम, आप फॉसिल फ्यूल्स को या नॉन रिन्यूएबल एनर्जीज को जला रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो एमिट कर रही है, एनवायरमेंट में ट्रैप हो गई है। सही है। तीसरा क्या है कि आप इंडस्ट्रियल एमिशन कर रहे हो, तो बहुत सारे टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो ओजोन लेयर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिप्लीट कर रहे हैं। सही है। तो ये आपके पास तीन कॉजेज है, तीन इफेक्ट्स हैं। अब आप इस ऐसे को पढ़ लो। अब मैंने आपको बताया था कि ऐसे का फॉर्मेट क्या होता है कि पहला पैराग्राफ जो है ना आपके पास जो इंट्रोडक्शन था ना वो हो जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपने लिखी है ना उसको आप रीफ्रेज करके लिख लोगे। देखो प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय डिफॉरेस्टेशन, कंज्यूमिंग फॉसिल फ्यूल्स एंड इंडस्ट्रियल एमिशन। मैंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग जो ना इन तीन चीजों की वजह से होती है, कॉज वन, कॉज टू, कॉज थ्री, और इसकी वजह से इफेक्ट वन, इफेक्ट टू, इफेक्ट थ्री। टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जो वेदर पैटर्न है वो एक्सट्रीम होता चला जा रहा है, कहीं बहुत ज्यादा सर्दी है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी है। तो ये हो गया प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, आप रिफ्रेश कर लेंगे। ग्लोबल वार्मिंग जो है डिफॉरेस्टेशन, फॉसिल फ्यूल डिप्लीशन और इंडस्ट्रियल एमिशन की वजह से हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है, पोलर आइस मेल्ट हो रही है, और एक्सट्रीम जो वेदर है जो है वो हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ जो है वो खतरे में आ चुकी है। फिर यहाँ पे आपके पास आएगा कॉज इफेक्ट वन, फिर यहाँ आपके पास आएगा कॉज इफेक्ट टू, और यहाँ पे आपके पास आएगा कॉज इफेक्ट थ्री। अगर आप इसको रीड कर लोगे तो आपको यही मिलेंगे। सही है। लास्ट में आपने क्या करना है, सोल्यूशन बताना है कि ग्लोबल एफर्ट करें, अगर हम लोग सस्टेनेबिलिटी लेकर आए कि हम चीजों को प्रोटेक्ट करें, प्रमोट करें, रिन्यूएबल एनर्जीज का इस्तेमाल करें और रिफॉरेस्टेशन करें, तो इसकी वजह से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग के प्रॉब्लम को हम मिटिगेट कर सकते हैं, कट डाउन कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऐसे लिखा हुआ है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर वर्जन ना इस ऐसे का नहीं हो सकता था, इसमें टाइम लगाया है। बट ये है कि आप लोग भी क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसको प्लान करके इस तरीके से लिख सकते हो। सही है। ये आपके पास देखो 149 वर्ड्स पे ही जाके गिर रहा है, ना कम ना ज्यादा। मुनाफ ऐसे मुश्किल नहीं है, आज तुम्हारी पहली क्लास है, तुम एक दो क्लासेस और लोगे। आज मैंने पहली बार ऐसे बताएं, जब मैं तुम्हें 7 8 ऐसे करा दूंगा तुम ये बात नहीं कर रहे होगे। कभी भी किसी चीज को मुश्किल मत कहा करो। तुम बैठो, साथ बैठो। अभी हमारा कल सैटरडे, कल मेरी कोई भी क्लास नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें ये बात करें सर अगर ऐसे 130 वर्ड का हो जाए, देखो नहीं, 145 से 145 से जो है ये 150 तक होना चाहिए, इससे कम नहीं, इससे ज्यादा नहीं। जी इसको याद कर सकते हैं, कोई मसला नहीं।
ए एंड आई टी वालों को यही टॉपिक आएगा, और जो सीए वाले हैं ये टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत फेवरेट टॉपिक है आई कैप का। मैं आपको आई कैप के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अभी बता देता हूँ, सही है, बेफिक्र हो जाओ। चले आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाते हैं। अब आपके पास जो है लेटर आ रहा है विथ लेटर हेड, सही है। मैं दो क्लासेस कर लूंगा, ठीक हो गया मुनाफ? कल मैं दो क्लासेस कर लूंगा, 1.5 घंटे की, दो अलग अलग टाइम पे क्लास कर लूंगा। जी अब्दुल अजीज, इसी बात को अपने अल्फाज में लिख सकते, कोई मसला नहीं है। ये आपके पास लेटर है, इसको रीड कर लें। लाइबा गिरी सर, पास पेपर के एसए के टॉपिक रिपीट होते हैं, बिल्कुल रिपीट होते हैं। मैं ही तो बता रहा हूँ, बी बिजनेस कम्युनिकेशन, सॉरी, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के अंदर, बिजनेस राइटिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स के अंदर आपके पास लेटर भी रिपीट होता है, मेमो भी रिपीट होता है, ऐसे भी रिपीट होता है, प्रेसे भी रिपीट होती है, कॉम्प्रिहेंशन भी रिपीट होता है। तो जितना ज्यादा तुमने पढ़ा होगा तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। मैं तुम्हें तकरीबन कोई 10 से 15 ऐसे की एक लिस्ट दूंगा, जिसमें से 7 8 मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा, तुम्हारा ऐसे इंशाल्लाह लग जाएगा, सही है। मेमो जो है मैं तुम्हें 10 15 दूंगा, तो अगर तुमने वो पढ़ लिया तो देयर इज अ हाई चांस के मेमो भी इसमें से लग जाएगा। लेटर भी 10 15 तुम्हें दूंगा, अल्लाह ताला से उम्मीद है कि वही लग जाएगा, सही है। बाकी प्रेसी भी मैं जो दूंगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह उम्मीद है कि वही लग जाएगी, सही है। बाकी वोकैबलरी एक ऐसी चीज है जो कि बिल्कुल अलग से आती है, वो आज तक किसी को पता नहीं चला। मैंने 2009 के दिसंबर में मैंने पहले जो है सीए की अटेम्प्ट दी थी, पहली वाली। तो वोकैबलरी जो मेरे पास आई थी मुझे समझ नहीं आई वो कहाँ से आई थी, और मुझे सीए स्टार्ट किए हुए और सीए छोड़े हुए जो है ना काफी सारे साल हो गए, और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि वोकैबलरी कहाँ से आई है, सही है। मैं सारे लेटर ऐसे करवा दूंगा, बस परेशान नहीं हूं, सही है। और जितने भी मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो भी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि सर वो जो है आपने बिजनेस राइटिंग की शुरू की 2 क्लासेस नहीं भेजी। तो मेरे प्यारे बच्चों, वो जो मैंने तुम लोगों को प्लेलिस्ट भेजी है ना, उसमें दोनों लेक्चर्स मौजूद हैं, सही है। तो क्लास के बाद वो देख लेना, तीसरा लेक्चर इंशाल्लाह ये होगा, सही है। आगे बढ़ जाएं, अब ये लेटर देख लें। आरएनटी टेक्सटाइल मिल्स लोकेटेड है 23 चैंग रोड, ग्रोव सिटी में, सही है। 3 हफ्ते पहले एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने क्या किया कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ताला लगा दिया। क्यों? क्योंकि आप मजे से बैठ के अनट्रीटेड एफ्लुएंट को, टॉक्सिक वाटर को डिस्चार्ज कर रहे थे, कहां पे? कम्युनिटी वाटर सोर्स में, और उसको गंदा कर रहे थे, सही है। जब ताला लगा तो 3 हफ्ते से तुमने कोई काम नहीं किया। अब बिजनेस जो है वो सिग्निफिकेंट लॉसेस फेस कर रहा है। तुम हो सीईओ हो मिल के, तुमने लेटर लिखना है डायरेक्टर ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी को, ईपीए के डायरेक्टर को तुमने लेटर लिखना है, और तुमने उससे रिक्वेस्ट करनी कि भाई फैक्ट्री खोल दो, ताकि हम अपने ऑपरेशंस को रिज्यूम करें, हम इंश्योर करते हैं कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी, हमने तमाम प्रोसीजर्स को इंप्लीमेंट कर लिया है, सही है। अब यहाँ पे ये आपके पास लेटर मौजूद है, ये है विद लेटर हेड, सही है। मैंने विदाउट तो नहीं लिखा था, हाँ ये है विद लेटर हेड, सही है। विद लेटर हेड का फॉर्मेट देखो कुछ इस तरीके से होता है। लेटर हेड बनाना है, मैंने इसमें लेटर हेड बहुत सिंपल सा बनाया ताकि बच्चे परेशान नहीं हो जाए। एक दफा इसका फॉर्मेट देख लो, फिर मैं जूम इन करता हूँ वापस से। एक दफा इसका ओवरऑल फॉर्मेट देख लो, 1 मिनट। इसका ओवरऑल फॉर्मेट देख लो एक चक्कर। आयशा, आपको टॉपिक दे दिए मैंने ग्रुप में, मैं फिर से दे दूंगा। जो ए एंड आई टी वाले हैं, जब हमारी आखिरी क्लास हुई थी, अर्जुमन कह रहे तो बहुत बड़ा है, इसको छोटा कर लेना भाई। कौन सी बड़ी बात है, तो छोटा कर लेना, सही है। भाई मेरी मिल 3 हफ्ते से बंद हुई हुई है, तो मुझे तो जो ईपीए वाले को ठीक ठाक मस्का लगाना पड़ेगा, उसको ठीक ठाक मक्खन लगाना पड़ेगा, तो उसके लिए तो इतना काफी है ना यार। लेटर का कोई वो नहीं होता। अब्बुल हसन जी, जी मेरे प्यारे प्यारे ए एंड आई टी के बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चों, मैंने अभी तुम्हें कहा था, जो मैं हैंडआउट तुम्हें दिखा रहा हूँ, इसमें जो लेटर है जो ऐसे है वो सब तुम्हारे पेपर में आएगा, सही है। तो ये तुम्हारे पास आएगा, सही है। सर हम इस लेवल पर नहीं है कि हम पढ़ लिख सके, तो कोई ऐसा बताए जो पेपर में। अरे यार, मेरे प्यारे बच्चों, आ, ये जो है अभी हम जो कर रहे हैं तो मैं तुम्हें लिख के दिया है,
तुम अगर लेट सपोज A&IT के स्टूडेंट हो, तुम लिटरली ये छाप दो, सही है, कोई मसला थोड़ी होगा, ये हैंडआउट तुम्हें मिल जाएगा, सही है। अब जो है वो आगे बढ़ जाते हैं। अब ये लेटर पढ़ लो। जितने भी मेरे अच्छे अच्छे स्टूडेंट जो A&IT के हैं, मैं आपको हैंडआउट बना के दे रहा हूँ, मैं तुम लोगों को लिटरली चीटिंग करवा रहा हूँ। तुम लोगों ने कुछ नहीं करना, तुम लोगों ने बस इसको आंखों से कॉपी करना है, पेपर में जाके पेस्ट कर देना है, सही है। सही है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो है यहाँ पे लेटर हेड लिखा हुआ है, किसी को प्लीज डिग्रेड नहीं करो, सही है। अल्लाह ताला ने हर बंदे को अपनी अपनी अपॉर्चुनिटीज दी हुई हैं और अपने अपने जो है वो थ्रेड्स दिए हुए हैं। तो अगर अल्लाह ताला ने आपको अच्छी जिंदगी दी हुई है तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, बल्कि लोगों को साथ लेके चला करो, सही है। तुम लोग माशाल्लाह बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हो और अल्लाह तुम्हें बेहतरीन चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाए, लेकिन कभी भी किसी को डिग्रेड नहीं किया करो, सही है। आगे बढ़ते हैं। R&T टेक्सटाइल मिल, सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो लेटर हेड है, मैंने क्या किया, कंपनी का नाम, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का ईमेल एड्रेस और कंपनी का एड्रेस लिखा हुआ है, सही है। जो हमारा वो वाला था। चलो ये बात तो सही है, तुम लोग चैटिंग नहीं करो, अब कोई चैटिंग नहीं करेगा, सब मेरा लेटर सुनेंगे, सही है, शाबाश। अब यहाँ पे आपके पास ये जो लिखा हुआ है कि लेटर हेड बना हुआ है, लेटर हेड में देखिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना है, लेटर हेड को किसी भी स्टाइल में आप लिख सकते हो। आप चाहो तो लेटर हेड को आप ऐसे भी कर सकते हो, सेंटर भी कर सकते हो। लेट सपोज आपने इसको यहाँ पे यूं सेंटर करके लिख दिया, सही है। सेंटर करके यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। आप इसको चाहो तो यहाँ पे इसे राइट साइड पे भी लेके जा सकते हो, सही है। आप इसको लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हो। आप जैसे चाहो लेटर का फॉर्मेट रख सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है, सही है। जैसा आप चाहो रख लो, ठीक है। इसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, फिर आपके पास डेट आ जाएगी, ये मैंने आज ही लिखा है, ताजा ताजा लिखा है, तो मैंने आज की डेट डाली है। फिर एक लाइन का गैप आएगा, फिर इनसाइड एड्रेस में मुझे नाम नहीं पता, मैं डायरेक्ट डेजिग्नेशन पर आ गया। डेजिग्नेशन के साथ साथ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ गया, फिर उसके बाद उसका एड्रेस आ गया, सही है। अब यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर रीओपनिंग R&T टेक्सटाइल मिल, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप R&T टेक्सटाइल मिल को रीओपन कर दो, सही है। अब पहले पैराग्राफ में मुझे रेफरेंस प्लस पर्पस बताओ जल्दी से, रेफरेंस क्या है, पर्पस क्या है। जी, रेफरेंस क्या है, पर्पस क्या है। जी मेरे दोस्तों। नसर कह रहे हैं कि फर्स्ट रेफरेंस सेकंड पर्पस, स्टार्ट रेफरेंस। जबरदस्त जबरदस्त, ठीक है। खुद से कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द क्लोजर ऑर्डर इशूड बाय योर एजेंसी 3 weeks अगो ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड एफ्लुएंट फ्रॉम R&T टेक्सटाइल मिल इनटू कम्युनिटी वाटर सर्विस, सही है। आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट परमिशन टू रिज्यूम ऑपरेशन, सही है। तो जो शुरू में यहां से लेके यहां तक आपके पास रेफरेंस है, ये आपके पास रेफरेंस है, और ये आपके पास पर्पस है, सही है। अब ये जो है ना, ये पर्पस भी कह सकते हो या एक्स्ट्रा भी कह सकते हो। वी डीपली रिग्रेट द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कॉज्ड एंड एश्योर यू दैट कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टिव मेजर्स हैव बीन इम्प्लीमेंटेड, कि हम बहुत ज्यादा रिग्रेट करते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट हुआ है, और इसके अलावा जो है हम कॉम्प्रिहेंसिव करेक्टिव मेजर भी करना चाहते हैं। तो ये आपके पास पर्पस है, ये आपके पास पर्पस है, और ये आपके पास रेफरेंस है। इसके बाद क्या है, आपके पास सिर्फ एक्स्ट्रा डिटेल्स है, सही है। और यही डिटेल आपके पास सेकंड पैराग्राफ में चल रही है, मैंने बताया ना सेकंड पैराग्राफ में आपके पास डिटेल्स होती है, तो डिटेल्स देख लो आपके पास क्या क्या मौजूद है, सही है। Since the issuance of closure notice, we have taken detailed steps to address the root cause of the issue. कि जब से जो है वो बंद हुई है हमारी फैक्ट्री, तब से हम लोगों ने बहुत सारे डिटेल स्टेप लिए ताकि रूट कॉज को पकड़ा जा सके। हमने स्टेट ऑफ द आर्ट एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगाया है, उसको लगाया है, टेस्ट किया, इंश्योर किया कि जितना भी वाटर वेस्ट वाटर होगा वो EPA स्टैंडर्ड के तहत होगा डिस्चार्ज करने से पहले। उसके अलावा हमने ओवरहॉल्ड किया है अपने ऑपरेशनल प्रोटोकॉल्स को। ओवरहॉल्ड का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा कॉशियसली हमने सारे प्रोटोकॉल्स को देखा है, उसको मजीद स्ट्रिक्ट बनाया है ताकि कंप्लायंस को फॉलो किया जा सके। इसके अलावा हमने डेडिकेटेड टीम बनाई है एनवायरमेंटल ऑफिसर्स की, जो कि रेगुलर मॉनिटर करेंगे और जो है गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, सही है। अडेयर का मतलब, एडहेरेंस का मतलब होता है फॉलो कर,
सही है, ये मेजर्स जो रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी कमिटमेंट कि हम हाई एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहते हैं। अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या है, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है वो कंडक्ट करो, इंस्पेक्ट करो, कंडक्ट करो ऑन साइट इंस्पेक्शन को, कि हमने अपनी फैसिलिटी को अपग्रेड कर लिया है आपकी कंप्लायंस के मुताबिक, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जो इम्प्रूवमेंट जो है आपके एक्सपेक्टेशन को मीट भी करेगी, एक्सीड भी कर जाएगी। सही है, और हम चाहते हैं कि आप इसको रीओपन कर दो ताकि हम अपने ऑपरेशंस को लेके चल सकें। अब ये एक्स्ट्रा है, थैंक यू फॉर योर कंसिडरिंग वाला, ये आपके पास एक्स्ट्रा मौजूद है, आप चाहो तो हटा दो। सही है, कोई मसला नहीं है। योर सिंसेरली एस स्मॉल है, सही याद रखिएगा, एस कैपिटल भी हो सकता है, एस स्मॉल भी हो सकता है, ग्रामेटिकली एस स्मॉल होता है, तो कोशिश ये क्या करें कि एस को स्मॉल रखा करें। अब यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल लिखी है, साले रब्बानी नाम नहीं लिखा, मैंने साले रब्बानी के साथ उसकी डेजिग्नेशन, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर और ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब फॉर्मेट होता है विद लेटर हेड तो फिर बंदे की पूरी डिटेल नीचे आनी चाहिए, अदरवाइज जो कांटेक्ट करना चाहेगा बंदा वो ऑर्गेनाइजेशन को थोड़ी कांटेक्ट करेगा डायरेक्ट, वो आपको कांटेक्ट करना चाहेगा, तो आपका फोन नंबर वगैरह नीचे होना चाहिए। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। पूरा एक बार फिर बता दो। अच्छा एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा इसको जूम आउट करना पड़ेगा। आप इसको सुकून से बैठ के रीड करो, व्हेन यू आर रेडी मुझे बता देना, मैं फिर जो है मैं फिर उसके बाद जो है वहां चले जाऊंगा, क्या बोलते हैं, प्रेसी की तरफ आ जाऊंगा। सही है, ये जरा इसको देख लो लेटर को, फिर उसके बाद प्रेसी की तरफ चलते हैं। तो आज हमने कुछ मेमो देखे, एक अदद हमने ऐसे देखा, एक अदद हमने लेटर देखा, एक हम प्रेसी देख लेंगे, और इसके अलावा फिर हम एक दो चीजें और देखने के बाद आज की क्लास को कॉल ऑफ कर देंगे। कल इंशाल्लाह मैं 2 क्लासेस करूंगा जिसमें हम फोकस करेंगे, ज्यादा हम फोकस करेंगे प्रेसी पे और ऐसे पे। अच्छा, जो बच्चे सीवी के लिए डिमांड कर रहे हैं या फिर जो कॉपी राइटिंग के लिए डिमांड कर रहे हैं वो पेपरों की बात कराऊंगा। अभी तुम्हारे पेपर्स के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता, वैसे ही मुझे क्लासेस नहीं मिल रही हैं, और तुम उसमें जो है ना सीवी की तफरियां लगा रहे हो। पहले क्लास, उसके बाद जो है ना वो हसन कह रहे हैं कि कल कल जो है ना गुलशन कैंपस में तुम्हारी क्लास होगी कल, जो है वो इन पर्सन क्लास है, ठीक है, तो वो तुम्हें एडमिन वाले बता देंगे। बाकी जो सीए के स्टूडेंट है, कल मैं इंशाल्लाह दिन के वक्त में थोड़ी सी क्लास करूंगा, तो अगर जिसको ऑन कैंपस आके क्लास लेनी है आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में वो ले ले, ठीक है। तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि कल जो क्लास होगी वो आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में मैं इन पर्सन करूंगा, ऑनलाइन तो होगी ही। तो जो बच्चे सीए के स्टूडेंट्स जो है वो आना चाहते हैं वो आके वहां पे क्लास ले ले, आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस में ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन ले ले। और जो ए एंड आई टी की क्लास रात में जो है वो होगी ऑन कैंपस, तो जिन्होंने वो क्लास लेनी है ऑनलाइन वो ऑनलाइन ले ले या फिर ऑन कैंपस आके क्लास ले ले। आयशा बाजवा कह रही हैं कि सर वोकैबलरी का क्या करें, वोकैबलरी पढ़ो और वोकैबलरी याद करो। वोकैबलरी एक ऐसी चीज है कि जो आई कैप में कहीं से भी आ सकती है, इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते। जितनी वोकैबलरी पढ़ के जा सकते हो पढ़ के चले जाओ, उसके बाद नहीं भी आए तो क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। आईक्यू में किस टाइम पे क्लास होगी वो इंशाल्लाह क्लास के बाद बता दूंगा मैं। सही है, आज की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, जी जी मिल जाएगी। सही है, चलो अब चलते हैं प्रेसिक्स की प्रेसी की तरफ चलते हैं, ठीक है, 1 मिनट मुझे दीजिएगा। वोकैबलरी के मेरे ख्याल से 20 मार्क्स होते हैं शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यार आयशा मेरे ख्याल से ना ज्यादातर लोग ये प्रेफर करते हैं कि मिस साइमा शहजाद की वोकैबलरी काफी लगती है, तो वो वहां से पढ़ लो तुम। मिस साइमा शहजाद की अगर तुम्हें वजह से वोकैबलरी मिलती है ना, मेरा जो टीए है नवाजिश, अगर कोई इसके कांटेक्ट में हो ना तो नवाजिश के पास रखी हुई है ये। मिस साइमा शहजाद की जो असाइनमेंट है ना उसकी वोकैबलरी सुनाए लगती है।
जी, ये आपको प्रेसी पैसेज नजर आ रहा है, इसकी प्रेसी आप लोगों ने लिखनी है। काइंडली मुझे कंफर्म कर दें, पैसेज आप लोगों को नजर आ रहा है? नहीं, मीटिंग चल रही है, बेफिक्र हो जाओ, अभी तो पढ़ना शुरू किया है। जबरदस्त। कल रात की क्लास का लिंक मैंने शेयर कर दिया है तुम लोगों को ग्रुप में। कम्युनिटी वाटर सोर्स क्या होता है भाई? जो वहां पे कम्युनिटी बनी हुई है, उनके पास जहां से पानी आता है उस जगह को कम्युनिटी वाटर सोर्स कहते हैं यार। कोई टंकी लगी होगी, कोई नहर होगी, कोई जगह होगी, उसे कहते हैं। सर पैसेज कंपलसरी कौन सा है? भाई देखो, पैसेज जो है उससे आपको रेसी भी लिखनी होती है और पैसेज से कॉम्प्रिहेंशन भी लिखना होता है, तो दोनों एक ही चीज होगी ना। मुझे कुछ नहीं पता कि आप लोगों का पेपर कैसे होगा, क्या कैसे नहीं होगा। A&IT वालों, वो इंशाल्लाह कल मैं कैंपस जाऊंगा ना, तो उनसे रिक्वेस्ट करके आपको बता दूंगा, सही। चलो भैया, अब ये आपके पास जो है वो प्रेसी आ रही है। प्रेसी जो है ये पैसेज से लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो ना पैसेज लिखा हुआ है, इस पैसेज को किस तरीके से हम लोगों ने समझना है, किस तरीके से मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। देखिए, सबसे पहले आपने क्या करना है कि इसको पूरा कंप्लीटली रीड करना है। आप इसको जब पूरा कंप्लीटली रीड कर लोगे, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फिर आपने पैराग्राफ पैराग्राफ को रीड करके हर पैराग्राफ को मीनिंग असाइन करना है। फिर जो तीसरी रीडिंग होगी ना, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, तीसरी रीडिंग में आप लोगों ने फिर उसको प्रिसाइज करना है। चलो मैं इसको पूरा रीड कर रहा हूँ वन गो में। On 18th June 2023, Titan, a submersible operated by American Tourism and Expedition Company OceanGate, imploded during an expedition to view the wreck of the Titanic in the North Atlantic Ocean. On board the submersible were the American CEO of OceanGate, a French deep sea explorer and the Titanic expert, a British businessman, and a Pakistani British businessman and his son. The Titan submersible is believed to have imploded. There is no definitive proof of what happened, but experts think the material used to construct the vessel could have cracked under deep sea pressure. The Titan was made of carbon fiber and titanium, a material thought to withstand the pressure at the depth of up to 4,000 meters. The craft's hull was designed to protect the crew from the water pressure. The water pressure 3,800 meters down at the site of Titanic wreck is roughly 400 atmospheres, about the same as having 35 elephants on your shoulder. Experts have questioned the use of titanium and carbon fiber for deep diving as they have different properties. Titanium is elastic and can adapt to ranges of stresses and pressure without permanent strain on the material. Carbon fiber, on the other hand, is stiffer and non-elastic, often prone to cracking. Experts also speculate the differences in the material could have created a defect in the hull, triggering an instantaneous implosion due to the underwater water pressure. It is estimated that within less than 1 second, the vessel being pushed down on by the weight of 3,800-meter column of water would have immediately crumpled in from all sides. The implosion would have killed everyone within less than 10-20 milliseconds, a speed faster than the brain can even process the information. इसको मैंने पूरा रीड कर लिया, मुझे एक पूरा आइडिया हो गया। कोई मुझे बताना चाहेगा इसमें क्या बात हो रही है? जी, कोई मुझे इसमें बताना चाहेगा क्या बात हो रही है? पूरा ये ऐसे पढ़ने के बाद इसमें क्या बात हुई है? कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात, कोई स्पेसिफिक बात कोई बताना चाह रहा हो? सर अमीर लोगों के शश के, हाउ वाटर ब्रोक टाइटन, सही है। ठीक है, काइंड ऑफ सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम लोग, सारी बातें सही हैं। अब मैंने इसको जब पढ़ लिया ना, अब मुझे क्या करना है कि हर पैराग्राफ को पढ़ के उसको मीनिंग असाइन करना है, ठीक है। ओवरऑल मुझे समझ आ गया है, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, एक एक पैराग्राफ को अपनी मीनिंग असाइन करना है।
On 18th June 2023, Titan, a submersible operated by American tourism and expedition company OceanGate, imploded during an expedition to view the wreck of the Titanic in the North Atlantic Ocean. On board the submersible were the American CEO of OceanGate, a French deep sea explorer and Titanic expert, a British businessman, a Pakistani British businessman, and his son. यहाँ पे पहले पैराग्राफ को मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे ये बता रहा है कि एक सबमर्सिबल इम्प्लोड हो गई थी टाइटैनिक को देखते वक्त, और वहां पे बहुत सारे लोग मौजूद थे, वो मारे गए। पहले पैराग्राफ में ये बात हो रही है। दूसरे पैराग्राफ में बात हो रही है कि द टाइटन सबमर्सिबल इज बिलीव टू हैव इम्प्लोडेड, देयर इज नो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ व्हाट हैपेंड, बट एक्सपर्ट्स थिंक द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द वेसल कुड हैव क्रैक्ड अंडर डीप सी प्रेशर। दूसरे में बात हो रही है कि लोगों का ये मानना है कि वो इम्प्लोड हुई है, कोई डेफिनेटिव प्रूफ मौजूद नहीं है। तीसरे में लिखा हुआ है कि टाइटन वॉज मेड ऑफ कार्बन फाइबर एंड टाइटेनियम मटेरियल थॉट टू विथस्टैंड द प्रेशर एट द डेप्थ ऑफ अप टू 4,000 मीटर। द क्राफ्ट हल वॉज डिजाइन टू प्रोटेक्ट द क्रू फ्रॉम द water pressure. The water pressure 3,800 meter down at the site of the Titanic wreck is roughly 400 atmosphere, about the same as having that 35 elephant on your shoulders. यही बात हो रही है कि समंदर की इतनी गहराई में आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि एक बंदे के ऊपर 35 हाथी रख दिए गए हों। वहां पे कार्बन फाइबर और टाइटेनियम जैसे जो है मटेरियल है, वो वहां पे उस प्रेशर को बर्दाश्त कर सकते हैं। फिर क्या प्रॉब्लम हुई, अगले पैराग्राफ में देखते हैं। एक्सपर्ट ये सवाल पूछ रहे हैं कि टाइटेनियम को कार्बन फाइबर को क्यों साथ यूज किया गया, कि उनकी तो प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। टाइटेनियम जो है वो इलास्टिक है, और जो आपके पास कार्बन फाइबर है वो इनइलास्टिक है। तो इन दोनों की जो डिफरेंसेस की वजह से क्या हुआ होगा कि हल में डिफेक्ट आया होगा और इंस्टेंटेनियस इंप्लोजन हुआ होगा अंडर डीप सी प्रेशर। सही है। फिर लिखा हुआ है, लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि एस्टिमेट किया जाता है कि 1 सेकंड से भी कम, कितना, 20 मिली सेकंड से भी कम, इतना कि बंदा सोच भी नहीं पाए उससे पहले क्या हुआ कि वहां पे जो सबमरीन है, सबमर्सिबल है, वो इम्प्लोड हो गई। सही है। मजीद कह रहे हैं कि अगर इस तरीके का पैराग्राफ होगा तो हम ये आराम से लिख सकते हैं। यार मजीद, ये तुम्हारे आई कैप का ही पैराग्राफ है, तुम अब समझो कि कितना इजी है ये। ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसको मुझे कट शॉर्ट करना है। देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेड पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ लिखने के लिए, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि किस तरीके से मुझे कट शॉर्ट करना है। ऑन 18th June 2023, टाइटन, अ सबमर्सिबल ऑपरेटेड बाय अमेरिकन टूरिज्म एंड एक्सपेडिशन कंपनी ओशन गेट। सीधा सीधा मैं कहूंगा कि ऑन 18th June 2023, submersible by ओशन गेट imploded। सही है। ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन टू द टाइटैनिक। सही है। यहाँ पे अगर मैं इसको देखूं तो ये कितने वर्ड्स का हो गया आपके पास, ये आपके पास है 32 वर्ड्स का, और ये आपके पास कितने वर्ड हो गए, ये आपके पास 16 वर्ड हो गए, आधा हो गया ये। देखा आपने। इम्प्लोड एक्सप्लोड का ऑपोजिट है ना, बिल्कुल इम्प्लोड एक्सप्लोड का ऑपोजिट है। सही है। ऑन 18 जून 2023, अ सबमर्सिबल बाय ओशन गेट imploded ड्यूरिंग एन एक्सपेडिशन टू द टाइटैनिक। सिंपल। सर वर्ड रिपीट कर सकते हैं? नहीं, वर्ड रिपीट नहीं कर सकते। मैं अभी क्या करूंगा, पहले ये इसको लिखूंगा कट शॉर्ट करके, बाद में मैं क्या करूंगा, इनके सिनोनिम्स लगा दूंगा, बाद में मैं इनके अलग अलग वर्ड लगा दूंगा। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, जो एज इट इज उसको कट शॉर्ट कर रहा हूँ। जब ये लिख लूंगा ना, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि उसके ऑल्टरनेटिव वर्ड्स लगा दूंगा। ऑन बोर्ड द सबमर्सिबल वर द अमेरिकन सीईओ। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, कुछ वर्ड्स को माइनस करना है। अब मैं देखता हूँ। ऑन बोर्ड वर द सीईओ। सही है। सीईओ फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर, टाइटैनिक एक्सपर्ट,
ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड अ पाकिस्तानी बिजनेसमैन एंड हिज सन। अब देखो यहाँ पे मुझे पता है क्या चैलेंज आया, कि मैं इनके नाम तो नहीं हटा सकता ना, मैं इनकी नेशनैलिटी हटा सकता हूँ, तो यहाँ पे ना जो कट शॉट बहुत कम हुआ होगा, लेकिन मैं भी कहीं और से निकालूंगा। अब लेट सपोज ये कितने वर्ड का था, ये था 27 वर्ड का। मैंने कोई ज्यादा इसमें अचीव नहीं किया है, ठीक है। 27 को मैंने 5 वर्ड कम किए हैं, जो कि बहुत कम है। सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो पहला पैराग्राफ था, अगर मैं देखूं, तो मैंने यहाँ पे आपके पास कितने वर्ड्स का था, 59 वर्ड्स का था, मैंने उसको कितना कर दिया, 38 का। बहुत ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया है। मैंने शायद 19 वर्ड्स कम किए हैं, सही है। मैं 50% कम नहीं किया, लेकिन कुछ पैराग्राफ मुझे ऐसे मिलेंगे जिनको मैं पूरा पूरा वाइप कर सकता हूँ। जैसे देखो, अब लिखा हुआ है द टाइटन सबमर्सिबल इज बिलीव टू हैव इम्प्लोडेड। सही है। देयर इज नो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ व्हाट हैपेंड, बिलीव टू हैव इम्प्लोडेड। सही है। अब कह रहे कि कोई डेफिनेटिव प्रूफ नहीं है, सही है, ऑफ व्हाट हैपेंड। रिपीटेशन आ गई कि इट इज बिलीव टू हैव इम्प्लोडेड, ये नहीं कह रहा कि इट वाज इम्प्लोडेड। सही है। देखा, इट वाज बिलीव टू हैव इम्प्लोडेड, देयर इज नो डेफिनेटिव प्रूफ ऑफ व्हाट हैपेंड, बट एक्सपर्ट्स थिंक द मटेरियल यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट द वेसल कुड हैव क्रैक्ड अंडर डीप सी प्रेशर। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ द, अच्छा इसको भी रेड पे लिखना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि बार बार सबमर्सिबल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पे लिखता हूँ कि और टाइटन सबमर्सिबल। अब मैं लिखूंगा द टाइटन was believed to have, sorry, was supposedly imploded, सही है, as experts think the material used in the submersible, sorry, the Titan was supposedly imploded as experts think the material used in the submersible were of different properties। और यहां से मुझे क्या करना है, यहां से मुझे ये कॉपी करना है। टाइटेनियम इज इलास्टिक एंड कैन अडेप्ट टू रेंजेस ऑफ स्ट्रेसेस एंड प्रेशर विदाउट परमानेंट स्ट्रेन ऑन द मटेरियल। तो यहाँ पे लिख दिया विदाउट प्रेशर्स, कंट्रोल सी। यहाँ पे मैंने इसको किया कंट्रोल वी। टाइटन इज इलास्टिक एंड अडेप्ट टू रेंजेस ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर्स वाइल कार्बन फाइबर ऑन द अदर हैंड लिखा, अच्छा वाइल घटा दो, ऑन द अदर हैंड। कार्बन फाइबर ऑन द अदर हैंड इज स्टिफर एंड नॉन इलास्टिक। ठीक है, यहाँ मैंने कर दिया वाइल कार्बन फाइबर इज स्टिफर एंड इनइलास्टिक। सही है। तो यहाँ पे मैंने इसको इस तरीके से लिख के काफी सारे पैराग्राफ को मैंने कम कर लिया। The Titan was supposedly imploded as experts think the material used in the submersible were of different properties. Titan is elastic and can adapt to ranges and of stress and pressures, while carbon fiber is stiffer and non-elastic. यहाँ पे आपके ये हो गया। अब यहाँ वाले पैराग्राफ्स निकालना है। The Titan was made of carbon fiber and titanium material thought to withstand the pressure at the depth of the craft was decided। तो ठीक है, अब यहाँ पे लिखना है कि ये वाली बात डालना कि the water pressure। सही है। The water pressure, the water pressure around, yeah, the water pressure at the depth of 3800 meters is 400 atmospheres, equal to 35 elephants
ऑन, ठीक है। ये आपके पास पैराग्राफ हो गया। तो मैंने पता है क्या किया, यहाँ पे अब मैं इसको कंट्रोल एक्स की कॉपी करके यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने ये 3 पैराग्राफ्स को मिला दिया। कितने वर्ड्स थे यहाँ पे? 170। 170 को कितने पे कर लिया मैंने यहाँ पे? 56। यहां से मैंने क्या किया, पुराने वाले जो पैराग्राफ था उसका यहाँ पे मैंने बराबर कर दिया। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ, इट इज एस्टिमेटेड दैट विद इन लेस देन 1 second द वेसल being pushed down on the weight of 3800 meter column water would have immediately crumpled in from all sides. The implosion would have killed everyone within less than a speed faster than the brain को। ठीक है, तो यहाँ पे अब आखिरी पैराग्राफ है, इसको लिख देते हैं कि due to the different properties of the material used in the vessel, the craft could not contain the water pressure and imploded from all sides and killed everyone on board within less than 20 seconds, speed faster than the speed of thought। सिंपल। अब ये पूरा उठा के मैं यहाँ पे जरा कंट्रोल एक्स, मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह लिखते हैं, मैं आपको पूरा पढ़ के बता सकता था, बट यहाँ पे मैंने क्या किया है। अब कितने वर्ड्स हैं आपके पास? 136। और ये आपके पास कितना है? ये आपके पास है 283। तो यहाँ पे मैंने सक्सेसफुली इसको रिड्यूस करके 136 वर्ड्स में लिख लिया है। आप इसको और भी रिड्यूस कर सकते हो अगर आप चाहो, जैसे यहाँ पे मैंने रिपीटेशन की हुई है, ड्यू टू द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल यूज्ड इन द वेसल द क्राफ्ट कुडंट कंटेन द वाटर प्रेशर एंड इम्प्लोडेड फ्रॉम ऑल साइड। सही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ड्यू टू द मटेरियल यूज्ड इन द, या आप इसको कम कर सकते हो, लेकिन खैर जो भी है, यहाँ पे आपके पास ये पूरा प्रेसी आ चुकी है। सही है। तो आई होप ये आपको बात समझ आ गई हो। अब किसी का कुछ सवाल है तो प्लीज पूछ लें। प्रेसी 1/3 होती है, प्रेसी होती है 1/3। सही है। सॉरी 20 मिली सेकेंड्स। थैंक यू सो मच इस करेक्शन के लिए। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रेस लिख ली। अब तुम यहाँ पे देख लो, जब तुमने इतना रीड कर लिया है तो ये प्रेसी देख लो और देख लो कि यहाँ पे भी वही बात लिखी है, बस थोड़े से वर्ड्स अलग हो गए हैं। सही है। नहीं, ऐसे कोई कंपल्शन नहीं है कि जितने पैराग्राफ्स लिखे हो उसी पैराग्राफ को आपने कट शॉर्ट करना है, आप एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। ऐसा हम कह रहे हैं, मुझे एक चीज समझ नहीं आती, प्रेसी में इतने कम मार्क नंबर क्यों आते हैं यार? मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़ी पता कि किस में कितने मार्क्स आए, तो ये क्लेम करना है कि प्रेसी में कम कम मार्क्स आते हैं, ज्यादा मार्क्स आते हैं, मेरे ख्याल से ये गलत हो जाएगा। कि कैसे मैं पता करूंगा कि प्रेसी में ज्यादा मार्क्स आते कम आते? तो मुझे नहीं पता, क्या पता लेटर में कम मार्क्स आते हो। अ फ्रेंच डीप सी एक्सप्लोरर, टाइटेनिक एक्सपर्ट, ब्रिटिश बिजनेसमैन, पाकिस्तानी ब्रिटिश बिजनेसमैन एंड हिज सन। ये लाइन इस तरह शॉर्ट कर सकते हैं क्योंकि बार बार आ रहा है। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। फहद बिल्कुल सही है, कर सकते, कोई मसला नहीं है। कोलैप्स कर सकते हैं इम्प्लोडेड की जगह, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, कोलैप्स में मसला नहीं है। सही है। अच्छा सर, पैसेज का शॉर्ट प्रेसी है, बिल्कुल पैसेज का शॉर्ट प्रेसी है। ये देख लो आपके पास ये प्रेसी लिखी है। सही है। आई होप ये आपको प्रेसी समझ आ गई हो। अच्छा, ये प्रेसी मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि ए एंड आई टी के पास पेपर में ये वाली प्रेसी आने वाली है। सही है। तो मैंने आज की क्लास में आप लोगों को जो है वो लेटर पढ़ाया, मेमो पढ़ाया, ऐसे पढ़ा दिया और एक प्रेसी पढ़ा दी है। इंशाल्लाह अब जो है वो कल जो है हम एक और। अच्छा, यहाँ पे अगर तुम आज ये लेक्चर देखोगे ना, रिकॉर्डेड लेक्चर, जहां से मैंने प्रेसी रीड करना शुरू की थी वहां से लेकर ये जो मैंने लिखी है ना, तुम अगर ये टाइम देखोगे ना तो मैं बताऊं ये 20 मिनट से ऊपर का गेम नहीं था। लेकिन तुम उसमें एक चीज ये नोट करो कि मैं तुम लोगों से बात भी कर रहा हूं, तुम्हारे सवाल के जवाब भी दे रहा हूं।
तो उसके अंदर भी अगर ये 20 मिनट के अंदर हो रही है तो बुरा नहीं है। अगर आपके पास ये प्रेसी 20 मिनट ले रही है तो बुरा नहीं है, ये 20 मिनट के अंदर अंदर हो जाएगी तुम्हारी प्रेसी, सही है। तो ये जो है बेसिकली आपके पास ये प्रेसी मैंने कर ली है, और ऐसे हो गया, शॉर्ट रिपोर्ट हो गई और मेमो हो गया। शॉर्ट रिपोर्ट रह गई है। बाकी सारी चीजें हो गई, शॉर्ट रिपोर्ट इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आज की क्लास को कॉल ऑफ करता हूँ, सही है। मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है, हैंड आउट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, सही है। आज की क्लास को कॉल ऑफ करते हैं, कल इंशाल्लाह मिलते हैं। मैं आपको ग्रुप में टाइम वगैरह सारी चीजें सेंड कर देता हूँ, सही है। अब मैं ग्रुप में थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव रहूंगा, सही है। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। रिकॉर्डिंग अभी मिल जाएगी, मैं अभी जैसे ही कन्वर्ट होती लगा देता हूँ, सही है। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।